हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं साइंस का दूसरा पार्ट, जिसमें हम विजन की मंथली मैगजीन जैसे कि हम कर रहे हैं अक्टूबर 2023 की। गाइस, ये मैगजीन है। इसमें हम देखेंगे नेट न्यूट्रलिटी के बारे में। गाइस, देखो, समझने की कोशिश करते हैं जो आज का टॉपिक है। होपफुली नोबेल प्राइज़ आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। नेट न्यूट्रलिटी होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या टॉपिक के अंदर है, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। रेस्ट 3 टॉपिक्स को आज कंप्लीट करके तो हमारा साइंस एंड टेक वाले जो आर्टिकल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। शॉर्ट्स जो होंगे गाइस, वो शॉर्ट वाली वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले समझो ये न्यूज़ में था क्यों। देखो, अराउंड 128 स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने टीआरआई को लिखा, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा, और अपोज करते हुए लिखा कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, बहुत ज़रूरत है कि उन पर रेगुलेट करा जाए। ओवर द टॉप सर्विसेज को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़रूरत है कि उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब क्यों रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्यों थोड़ा कंट्रोल ज़रूरी है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लो ओवर द टॉप या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं। देखो, वो कंटेंट, वो सर्विस, वो एप्लीकेशन जो एंड यूज़र तक जा रही है पब्लिक इंटरनेट के माध्यम से। दो तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज देना, जिसे कि हम व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहते हैं। जो एप्लीकेशन सर्विसेज देने वाले होते हैं वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है। ये सारे के सारे ओटीटी एप्लीकेशन सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसमें कि आप सर्विस दे सकते हो, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सोशल मीडिया का एक रूप बनता है, ट्रेड एंड कॉमर्स की सर्विसेज के रूप में एक चीज़ें क्रिएट होती हैं। समझ गए, ये होता है ओटीटी। अब एक चीज़ को याद रखो, रिलेशनशिप क्या है टीएसपी यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और ओटीटी का रिलेशनशिप क्या है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जो टीएसपी है यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है, उनका क्लेम रहता है कि वो राइट टू आस्क फॉर अ फी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और इनकी मूव के अगेंस्ट है नेट न्यूट्रलिटी जो नए फॉर्म की है। तो कैपिटल कॉस्ट भी कुछ लगती है। अब इसके बारे में रेवेन्यू भी इनका काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि रेगुलेटरी परव्यू जो है वो टीएसपी बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को उतने ऑब्लिगेशंस नहीं मिले हुए हैं। तो हम समझते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो देखो, टीएसपीज का ये कहना है कि जितनी भी ओटीटी एप्लीकेशन सर्विसेज हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजॉन प्राइम वीडियो हुआ, वो कंज्यूमर के सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ को बहुत ज़्यादा, नॉट ओनली कंज्यूमिंग दैट बैंडविड्थ, नेटवर्क का बहुत ज़्यादा ले रही है। दूसरा, ओटीटी जो आपके सर्विसेज वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस करते हैं। किनका? टीएसपी का। रेवेन्यू लॉस होगा तभी कोई कंपनी जाएगी ना टीआरआई के पास। टेलीकॉम बेसिकली जो रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सर्विसेज है। तो समझ गए आप। आप देखो, आज की डेट में आप टीवी पे क्या चलाते हो? डू यू थिंक कि आप आज तक या इस सारी चीज़ें देखते हो? आप क्या चलाते हो? सीधा नेटफ्लिक्स खोलते हो, अमेज़न प्राइम देख के उस पे वेब सीरीज़ देखते हो, ठीक है? अब आ जाओ आप ओटीटी की जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप खोले रखते हो, फेसबुक पेज खोले रखते हो, सारा नेटवर्क आपका कहाँ खर्च हो रहा है? तो नेटवर्क आजकल आपकी ज़्यादा जो खर्च हो रहा है वो इन्हीं सर्विसेज पे हो रहा है। अब ये कह रहा है नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है? इससे पहले समझ लो कि इसीलिए इंडियन टीएसपी डिमांड कर रही है नेटवर्क यूसेज फ़ी होनी चाहिए। जितने भी ये बिग टेक प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ओटीटी अगर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है तो इसकी फ़ीस भी भरे। अब नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है समझो। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है एक ऐसा ओपन इक्वल नेट इंटरनेट सभी के लिए हो, रिगार्डलेस ऑफ डिवाइस, एप्लीकेशन और प्लेटफ़ॉर्म यूज्ड। आपने कहाँ से कौन-सा कंटेंट कंज़्यूम किया है, सभी को उसमें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, सभी को उसको इक्वल इंटरनेट को देना चाहिए। अब ये जो प्रोपोनेंट है, जो ये आइडिया है, वो कह रहा है कि सभी कॉर्पोरेशन जो आईएसपीज़ हैं, वो इंटरनेट डेटा को यूज़र को इक्वली ट्रीट करें। इस तरह की बात आई हुई है। एंड दे शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, बल्कि एक्सेस को ही रिस्ट्रिक्ट ना करें, बल्कि एक्सेस की स्पीड को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। कुछ कंटेंट है, ब्लॉक कंटेंट है, उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये इशू शुरू होता है बिगिन विथ फेसबुक का जब लॉन्च हुआ फ्री बेसिक्स इन 2013, जहाँ पे वेबसाइट्स को इस तरह से डिज़ाइन करा गया था कि फ्रीली कंटेंट अवेलेबल था यूज़र को। सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। वहाँ ज़्यादा बढ़ गया था सब्सक्राइबर, दूसरी टीआरआई कंपनी देखती रह गई। तो टीआरआई ने इसीलिए रिलीज़ करा नया फ्रेमवर्क, जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स फॉर डेटा सर्विस रेगुलेशन 2016, जिसमें कि बार किया गया टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो डिफरेंशियल रेट पे चार्ज ना करें और नेट न्यूट्रलिटी को इंश्योर करें। अब नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स को आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। तो आप सबसे पहला प्रिंसिपल बताओगे कि सबसे पहली शर्त यही है कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए टू ऑल इंटरनेट यूजर्स। सेकंड है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कंटेंट टाइप और यूज़र। तीसरी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अबाउट नेटवर्क मैनेजमेंट। चौथी चीज़ है कि कोई भी पेड प्रायोरिटाइजेशन नहीं होगा, किसी फ्यू कंपनीज को फेवर नहीं करना है। उसके बाद नॉन थ्रॉटलिंग का मतलब गाइस क्या होता है कि आप ना
देखो नॉन थ्रॉटलिंग का वैसे तो मतलब ये भी है आपका कि अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, स्पीड की जो चुराने की कोशिश करते हो, थ्रॉटल करने की जो कोशिश करते हो आप। एक तो गला घोटना वाला थ्रॉटल होता है, एक होता है कि कुचलना किसी चीज़ को, है ना? इस तरह से आपको इसको थ्रॉटल का मतलब आप याद करो। और दूसरा अगर आप इसको उस फॉर्म में देखोगे जैसे कि ना, देखो अगर इंजन में जैसे कोई मोटर कार का मान लो इंजन है, ठीक है? उसको आपने ऐसा कुछ वेल्व लगाया है कि उसके अंदर ना वो चीज़ों को, उसकी गति को आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तब भी अब क्या होता है कि ना कोई वेबसाइट वगैरह देखो जाए तो उसमें ना वेबसाइट्स को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है उनकी स्पीड को। नो ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस टू एनी लीगल वेबसाइट, या कोई भी ऑनलाइन सर्विस को क्यों ब्लॉक किया जाए? तो नो ब्लॉकिंग प्रिंसिपल पे चलना। तो याद रखना कि 6 के 6 पैरामीटर्स, ये प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। इक्वल एक्सेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी, कि कोई भी पेड प्रायोरिटाइजेशन नहीं होना चाहिए फ्यू कंपनीज के हाथ में। कोई किसी की वेबसाइट को थ्रॉटल नहीं करेगा, उसकी स्पीड को कम नहीं करेगा, कोई ब्लॉक नहीं करेगा। अब समझने की ज़रूरत है कि नेट न्यूट्रलिटी से गाइस होता क्या है। तो याद रखो इम्प्लीकेशन इसके क्या बढ़ते हैं। पहला इम्प्लीकेशन बढ़ता है, ये इंटरनेट डिस्क्रिमिनेशन को इंड्यूस करता है। जितनी भी आईएसपी हैं क्या करती हैं, फेवर करती हैं और बूस्ट करती हैं स्पेसिफिक कंटेंट को, ठीक है? उसके बाद ये क्या करती हैं, डिस्करेज करती हैं इनोवेशन को, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड देती हैं फॉर स्टार्टअप्स। और जितनी भी स्मॉल कंपनीज हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, डिस्करेज किया जाता है कि वो कोई नए आइडियाज़ को इनोवेट करें। प्राइवेसी कंसर्न क्या होते हैं कि जो आईएसपीज हैं ये एक्सप्लॉइट करना उनकी पावर को टू कलेक्ट एंड मोनेटाइज यूजर डेटा उनके बिना कंसेंट के कर लेते हैं। तो एक प्राइवेसी कंसर्न भी है इसके साथ। ये कंज्यूमर की फ्रीडम को अल्टीमेटली कुचलता है कि अगर आप आईएसपीज ही डिक्टेट करने लग जाएंगी कि कंज्यूमर के लिए क्या एक्सेसिबल है, क्या अफोर्डेबल है, तो अल्टीमेटली आपने उसका सिलेक्शन, जो उसकी चॉइस होती थी, जो फ्रीडम टू चूज था, वो आपने उसका छीन लिया। ठीक है? अब इससे क्या हो सकता है, डिजिटल डिवाइड बढ़ सकता है और ज़्यादा वाइडन हो सकता है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको एसेंशियल जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है, एजुकेशनल टूल्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उनकी चली जाए। तो वे फॉरवर्ड में इसीलिए याद दिलाया जा रहा है, कहा जा रहा है ए.के. भार्गव कमेटी की रिकमेंडेशंस को याद रखा जाए। तो उसमें क्या बोला था? उसमें बोला था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ क्लॉज इन द लाइसेंस कंडीशन, जो टीएसपी है, आईएसपी है, उसको ज़रूरत है कि जो लाइसेंसी है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी की कंडीशंस को एडहेयर करके चले। और तब तक इस टाइम में यहाँ बोल रहा है कि अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क लेने की ज़रूरत है, इंटरिम आपके प्रोविजंस को बनाने की ज़रूरत है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की ज़रूरत है और उसके साथ ही साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी हों। ओटीटीज़ को डिफ़ाइन करा जाए कि वो उनके क्या-क्या रेगुलेशंस हैं, कौन-सा कंटेंट किस तरह से दिखाना है, वो सारी चीज़ें उनको रेगुलेशन के लिए हैं। दूसरा अल्टीमेट देखो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम कस्टमर के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करके रखें। ना ही डायरेक्टली, ना ही इनडायरेक्टली, ना उसके ऊपर कॉस्ट का बोझ पड़े, ना किसी दूसरी चीज़ का बोझ पड़े। छठी चीज़ ये कह रहा है कि प्रोटेक्टिव करने की ज़रूरत है कि हम प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दें। टीएसपी का क्या बिहेवियर है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का, उनको डिटेक्ट करें, कहीं वो ऐसा तो नहीं है बहुत प्रॉम्प्टली वो वायलेशंस कर रहे हैं, तो वो सब चेक करने की ज़रूरत है। तो गाइज दिस इज़ हाउ यू ऑल्सो नीड टू राइट द आंसर। ए.के. भार्गव कमेटी का रिकमेंडेशन ज़रूर पेपर में लिखोगे जब भी नेट न्यूट्रलिटी के बारे में लिखने जाओगे। तो याद रखना कि इसका क्या बोला था, लाइसेंसी होना चाहिए जो भी। और लाइसेंसी का मतलब क्या है कि वो उसी हिसाब से चलेंगे जो नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गाइस अनलॉकिंग इंडियाज स्पेस टेक पोटेंशियल। ये रिपोर्ट आई गए, सबसे पहले समझो ये आया ही क्यों न्यूज़ में। तो पहली वजह थी इसकी कि रिपोर्ट टाइटल हुई जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक। ये जॉइंटली लॉन्च हुआ बाय द इंडियन स्पेस एसोसिएशन, नेस्कॉम, डेलॉयट इंडिया एट इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2023। इंडिया की स्पेस इकॉनमी की अगर हम बारे में बात करते हैं तो करंटली जो इंडिया का स्पेस इकॉनमी है वो $8.4 बिलियन के अराउंड है। 2% इसका ग्लोबल स्पेस इकॉनमी में शेयर है। 0.25% इंडिया की जीडीपी में ये रहती है। और 190 रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप्स हैं आज की डेट में, 2023 में हम बैठे हैं, जिसमें हमारे पास 190 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड ऐसे स्टार्टअप्स खोले गए हैं। अब यहाँ पर पैराडिगम शिफ्ट जो है इंडिया की स्पेस जर्नी के बारे में, वो पूरी स्टार्ट से हम पढ़ते हैं। देखो स्टार्ट में क्या होता है कि जो इंडिया का स्पेस जर्नी है वो स्टार्ट होता है जब इनकोस्पर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में इसरो आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है। इस तरह से 1962 में सॉरी इनकोस्पर आया था, इसरो 1969 में आया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आया आपका 1972 में। अच्छा, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा प्लेयर होता था ताकि कोई भी प्राइवेट बंदा, ऐसा कोई सेक्टर जो है नेग्लिजिबल रहा उस समय,
2010 तक। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री बाद में होने लग गई, क्योंकि भाई डोमेन जो गवर्नमेंट का था, उन्होंने कहा कि और ज़्यादा इसमें एफर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर समझ लो कि ये अपस्ट्रीम या आपकी जो अपस्ट्रीम सेगमेंट है, डाउनस्ट्रीम सेगमेंट है, ऑक्सिलरी सेगमेंट होती क्या है। देखो, अपस्ट्रीम सेगमेंट का मतलब है वो सारी सेगमेंट की एक्टिविटीज़ जिसमें प्रोडक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी डेवलपमेंट है, उसका लॉन्च है, यानी कि स्पेस की सिचुएशनल अवेयरनेस, स्पेस का टूरिज्म, स्पेस की माइनिंग होती है अपस्ट्रीम सेगमेंट। डाउनस्ट्रीम सेगमेंट का मतलब है अर्थ की ऑब्जर्वेशन करना, वो सारी एप्लीकेशन जो सर्विस करें, डिवाइसेस का, सैटेलाइट का, इस तरह से करें कि वो डुअल पर्पस सर्विसेज के लिए तैयार हो, तो उसको हम डाउनस्ट्रीम सेगमेंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ की ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी स्टेटमेंट में जो आता है, ऑक्सिलरी सेगमेंट में वो सारे सेक्टर्स हैं जिसकी स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से जिनको मदद मिलने वाली है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके वर्ड्स अभी इस्तेमाल होंगे, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। अब सेगमेंटल डाइवर्सिफिकेशन भी था, ऐसा भी एक टाइम आया। तो अंटिल नाउ मोस्ट ऑफ द जो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी होती थी, वो अपस्ट्रीम का काम करती थी, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्चिंग करना। 2023 की जब इंडिया की नई स्पेस पॉलिसी आई, तो इसमें डाउनस्ट्रीम सेगमेंट के बारे में भी बात की गई। अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में हल्का सा समझ लीजिए कि नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, 2021 में लॉन्च की गई थी। अब पोटेंशियल एरियाज कौन कौन से हैं जिसमें हम इंडियन डाउनस्ट्रीम स्पेस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें वो सर्विसेज हैं जिसमें कि स्टोरेज करना, सैटेलाइट डेटा को, डेटा एनालिसिस करना, एप्लीकेशंस को डेवलप करना। अब देखो, डाउन स्ट्रीम इंडियन स्पेस सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल क्यों रख रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा है रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन में। इसकी मदद से क्या होगा, सैटेलाइट का डेटा स्टोर होगा, डेटा एनालिसिस करने में फ़ायदा होगा, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपका एग्रीकल्चर में आएगा, जिसमें आप क्रॉप का आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे, सॉइल की मैपिंग कर पाओगे, वेदर के मैनेजमेंट को समझ पाओगे, वेदर मॉनिटरिंग को समझ पाओगे, इरिगेशन मैनेजमेंट को समझ पाओगे। नेक्स्ट फ़ायदा जो आपकी चुनौती भी है, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा करेगा। मास्टर प्लान आप तैयार कर पाओगे, आपको पता होगा अर्बन हीट आइलैंड प्रेडिक्शंस आप दे पाओगे, क्योंकि ये इस समय बड़े मुद्दे चल रहे हैं ना गाइस जी। अब तीसरी चीज़ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, प्रोडिक्शन एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना, ब्लू इकोनॉमी के बारे में जानना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, ये कि वो सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसमें ब्रॉडकास्टिंग है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अच्छा देखो, अब इसके कम्युनिकेशन से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करते हैं हम, तो अगर इस योजना के तहत हम चाहते हैं रिमोट एरियाज तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचें, तो ये सबसे बड़ा माध्यम है। मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजी ही ऐसा माध्यम है जो आपके लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपकी कंट्री में कर सकती है। तो कनेक्टिविटी से क्या होगा, बैंक ब्रांचेस का, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस, डिलीवरी लास्ट माइल तक पहुंच पाएगी, टूरिज्म, पेमेंट, ट्रेड, डिजिटल कॉमर्स को बूस्ट मिलेगा। फिर पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज की बात करता है, तो यहाँ पर ट्रैक करना असेट्स को, नेविगेशन सर्विसेज को ध्यान में रखना, सिविल एविएशन करना, टाइम सिंक्रोनाइज करना, स्पेस फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के बारे में बात करना। चैलेंजेस क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चैलेंजेस सबसे पहला है फॉर द इमर्जिंग इंडियन प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम। सबसे बड़ी चीज़ है इंटरनेशनल कंपटीशन है। ग्लोबल जो स्पेस इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव है। इंडियन कंपनीज नीड टू फाइंड देयर निश और डिफरेंशिएट कर सकती हैं वो अपने आप को। कैपिटल को एक्सेस करना की जो मेजर फंडिंग है इंडस्ट्रीज़ की, वो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ से आ रही है। टाइम स्ट्रीम में अभी भी आपका लोअर अमाउंट ही चल रहा है, जबकि मैंने आपको बताया उसके कितने सारे फ़ायदे हैं। सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन को रोकने की ज़रूरत है। कुछ और भी दिक्कत क्या होती है, हमारे पास ना कॉम्प्रीहेंसिव डेटा एग्रीगेशन एनालिटिक्स नहीं होता। हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ना ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी हमारी समस्याएं हैं। तो वे अहेड में समस्याओं को ही आपको अपॉर्चुनिटी बनाना है। क्या करना है, रोल गवर्नमेंट का एक्टिव कर दो। तो गवर्नमेंट अगर एक क्रुशियल रोल निभाएगी, इनेबलर की तरह काम करेगी, कंज्यूमर अर्थ ऑब्जर्वेशन बेसिस सिस्टम पे काम चलेगी, तो एक नर्चर कर देगी ग्रोइंग इकोसिस्टम को। फिर एक सिंप्लीफाई करना है, एक ऐसा प्रेडिक्टेबिलिटी अप्रूवल देना है जिससे कि आपकी रेगुलेटरी प्रोसेसेस एक्सपीडाइट हो जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसा कोलैबोरेशन तैयार करो जिससे कि आप स्पेस बेस्ड सर्विसेज को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ और ज़्यादा अफोर्डेबल बना दो। फिर लास्ट चीज़ है ग्लोबल कोलैबोरेशन से बिल्कुल हमें डरना नहीं है। यार आपने जैसे निसार किया है नासा प्लस इसरो, इंडिया यूएस का जो है, इससे अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स को बढ़ाओ ताकि आपकी इंडियन स्पेस इंडस्ट्री और ज़्यादा बूस्ट कर पाए। लास्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, दैट इज एस्ट्रॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं गाइस, स्मॉल आपके नियर अर्थ आपके कार्बन रिच एस्टेरॉइड हैं, बेनू आप जानते ही हो। उसके बाद नासा का जो ऑसिरिस रेक्स मिशन था, उसने बहुत सारे सैंपल निकाल के लाया है कार्बन रिच एस्टेरॉइड बेनू
बैक टू अर्थ लेकर आया। तो ऑसिरिस का एक्रोनिम क्या है? ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर इसको कहते हैं। इस मिशन का काम क्या है, गोल क्या है? इस मिशन का गोल है सैंपल्स को कलेक्ट करना, एस्ट्रॉइड बिनू के और अर्थ पर डिलीवर करना। अब टाइमलाइन देखो इसकी क्या थी। स्पेसक्राफ्ट 2016 में गया, फिर 2020 में इसके डस्ट एंड रॉक्स कलेक्ट करके लाया, फर्दर स्टडीज करी, फिर स्पेस तक ये सोचा गया कि कैसे इसको अर्थ पे कैसे लेकर आएंगे। तो पहला मिशन 2023 में था, इसको लेकर आ रहा है, यूएस ने कर भी दिखाया। न्यू जर्नी में यही था कि कैसे इसको एक्सप्लोर करा जाए। तो क्या करा गया अल्टीमेटली, ये देखो इसकी पिक्चर्स भी आप देख सकते हो एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड बेसिकली माइनर प्लैनेट्स होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, प्लैनेट से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। याद रखो एस्टेरॉइड के 3 फेजेस होते हैं अपनी लोकेशन पर। पहली क्लास है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये आपके मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है, और इसके बीच में क्या है 1.1 टू 1.9 मिलियन एस्टेरॉइड्स हैं। टोटल जो मास है सभी एस्टेरॉइड्स का, ये आपके अर्थ के मून के उससे कम है। ट्रोजन्स है जहाँ पर एस्टेरॉइड अपने ऑर्बिट पे शेयर कर रहा है लार्जर प्लैनेट के साथ, बट कोलाइड नहीं होता है। तो नासा की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रेजेंस है जुपिटर, नेपच्यून एंड मार्स ट्रोजन की। 2011 में पता चला कि अर्थ का जो ट्रोजन है वो भी वहां पर देखने को मिलता है। तो नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स क्या है, मतलब ये बहुत क्लोज है अर्थ के। एस्टेरॉइड दैट क्लोज द अर्थ के ऑर्बिट को जो क्लोज करते हैं, जो पास करके जाते हैं, वो अर्थ क्रॉसेस होते हैं। अब ये कह रहा है क्यों इतनी एस्टेरॉइड पे स्टडी हो रही है, इससे क्या फायदा होगा? एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या होता है? इंसाइट मिलेगी हमें हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में। एस्ट्रॉइड लाइक जो आपका बेनू है, इससे जो रेमिनेंट मिल रहे हैं, फॉर्मेशन कैसे कैसे हुई, उससे हमें कंडीशन और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन का पता चलेगा। वहाँ पे लाइफ है या नहीं है इसके बारे में पता चलेगा, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता चलेगा। जैसे देखो बेनू के सैंपल से पता चला इनिशियल स्टडीज में कि हाई कार्बन कंटेंट एंड वाटर है, और ये टुगेदर इसी वजह से आपकी लाइफ अर्थ पे प्रेजेंट है और हम अर्थ पे रह रहे हैं। तो प्लानिटरी डिफेंस का काम भी करता है एस्ट्रॉइड जो होता है, बहुत क्रुशियल है। तो इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाती है तो पोटेंशियल थ्रेट से भी हम बच सकते हैं। फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात हो रही है कि जो इससे एडवांस टेक्नोलॉजी में फ़ायदा हो रहा है, जाक्सा है या एमएमएक्स है, मिशन है, इससे आपको बहुत फ़ायदे हैं। फिर नासा एंड यूरोपियन एजेंसी जितनी भी है वो मल्टीपल मिशन पे काम कर रही हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात है, तो जैसे ही हम कॉम्पोजिशन बेनो मटेरियल का करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा ये अल्टीमेटली फ़ायदा कर रहा है। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इस पे करा गया है, ग्लोबल मिशन इस पे चलाए जा रहे हैं। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में कहा जा रहा है जो रीसेंट सक्सेस है ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है और पायटल इवेंट है स्पेस के एक्सप्लोरेशन में। और इसकी फर्दर नॉलेज से फ़ायदा क्या होगा, हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में, स्पेस के एक्सपेंशन के बारे में, उसके क्या इम्पैक्ट उसके पे पड़ेंगे, उस सब का हमें डेफिनेटली डेटा ज़रूर मिलेगा। तो गाइस नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर साइंस एंड टेक वाला पोर्शन। अब हम आगे वाले वीडियोस में आगे कल्चर वगैरह लेकर आएंगे, ठीक है? Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.